एनवायरमेंटल साइंस बाय अर्पिता सुभाष घरत। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो ये है फुल कंटेंट ऑफ द चैप्टर 2 जो कि है 2.1 स्कोप ऑफ इकोलॉजी, 2.2 स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, 2.3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, 2.4 डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम, 2.5 इकोसिस्टम सर्विसेज, 2.6 स्पीशीज इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शंस, 2.7 इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पार्ट 1 टॉपिक क्या है, मतलब हम पार्ट 1 में क्या कवर करने वाले हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कवर करने वाले हैं। तो 2.1 है स्कोप ऑफ इकोलॉजी, मतलब क्या स्कोप है इकोलॉजी का। 2.2 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है इकोसिस्टम का वो हम पढ़ेंगे। 2.3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कितने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं वो पढ़ेंगे। एंड 2.4 डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम। डायनामिक्स मतलब क्या कि जो मैकेनिज्म होता है उसका वो कैसे वो प्रोसीजर होता है उसका, एक्चुअली डायनामिक्स मतलब क्या, प्रोसीजर। समझ में आया? तो आइए बढ़ते आगे। तो आज हम पहला पेज मतलब 14 पेज नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये पेज कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए पढ़ते हैं। तो सेकेंड लेसन है जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आज। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर इकोसिस्टम का जो कि जितने वेरियस काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम है अगर उनको अंडरस्टैंड करना है मतलब समझना है तो हमें क्या पहले समझना होगा, स्कोप ऑफ इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी का मकसद क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। द वर्ड इकोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स डैट इज़, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 2 टाइप से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको इकोस भी बोलते हैं और ओकोस भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हो जिसका मीनिंग है हाउस एंड ऊलॉजी मीन्स टू स्टडी। तो इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी करना हाउस के बारे में। वैसे दस इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम। तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम रहता है, जैसे कि उनका जो जंगल नेचुरल होम हो गया एनिमल का, वैसे उनका जो स्टडी होता है उस स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। दैट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या कि वो किस जगह रहते हैं और उनकी जो स्टडी उस नेचुरल होम की स्टडी करेंगे इसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। इट इज़ जनरल डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद देयर एनवायरनमेंट। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये इतना इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मैं इधर इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये इतना इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे ना तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ इसको लर्न कर लो, अच्छे से लर्न कर लो। ये आपको आना चाहिए कि ये क्या है, इकोलॉजी। एकदम अच्छा डेफिनेशन दिया है इधर। तो मैं इधर आपके लिए इसको हाईलाइट कर देती हूँ। आप भी अपने बुक पे हाईलाइट कर दो जिससे क्या हो जाएगा कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। इट इज़ जनरल डिफाइन स्टडी। स्टडी किसका, प्लांट और एनिमल का। क्यों, उसका क्या स्टडी करना कि जो प्लांट और एनिमल का जो रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट के साथ, उसका रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, मतलब प्लांट और एनिमल जो एनवायरनमेंट को देती है और एनवायरनमेंट जो प्लांट और एनिमल को देता है, उस रिलेशनशिप की स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो आइए पढ़ते हैं 2.1 स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो क्या मकसद क्या है इकोलॉजी का। तो इकोलॉजी डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो किसकी डील करती है, जो इंटर रिलेशनशिप है। मैंने बोला ना इकोलॉजी क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट जो एनिमल
एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म, कौन सा भी ऑर्गेनिज्म ले लो, को देता है कुछ, और जो ऑर्गेनिज्म रिटर्न देता है एनवायरनमेंट को, जैसे कि क्या, कि हम बोल सकते हैं कि जैसे जो एनिमल रहता है, एनिमल, ह्यूमन बीइंग ले लो, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो एनवायरनमेंट क्या कर लेता है, वो जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या कर लेता है, वो लेते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है इन दोनों में, इसको ही क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। समझ में आया? Therefore, the scope of ecology becomes wide due to variable environmental condition as well as the abundance of plants and animals. समझ में आया? क्यों ये इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जो एनवायरनमेंट में कंडीशन होते हैं, कितने सारे कंडीशन होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स बस एक टाइप के नहीं होते, वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसके लिए इकोलॉजी एक छोटा चैप्टर नहीं बन जाता, वो एक छोटा टॉपिक नहीं बन जाता, वो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। The main function of ecology is to show the general principle under which the natural community and its various components operate। तो इकोलॉजी का मेन फंक्शन क्या है कि वो नेचुरल जो कम्युनिटी होता है, जो नेचुरल कम्युनिटी उस और जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, वो शो करता है, वो दिखाता है। दिस में बी अप्लाइड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ पर्टिकुलर प्लांट्स और द एनिमल्स इन अ गिवन रीजन। तो ये हम कौन से भी प्लांट्स और एनिमल्स को एनिमल्स का ये हो सकता है, नेचुरल कम्युनिटी का हम स्टडी कर सकते हैं। समझ में आया? द बायोटा, बायोटा मतलब क्या, इधर बायोटा मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसको हाईलाइट करेंगे हम। ये ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसको आपको हाईलाइट करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे ये नया वर्ड्स है, नया टर्म्स है, अगर आपको पता नहीं तो आप हाईलाइट कर दो, जिससे आपको वो स्टडी करने में बहुत ईजीली हो जाएगा। समझ में आया? ऑफ वॉट, ऑफ एन एरिया कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई एंड काउंटेड। जैसे कि जो अगर हम प्लेस का ले लो जिधर एनिमल्स, हम काउंट कर सकते कितने एनिमल्स है, कितने प्लांट्स है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी इज यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। इकोलॉजी का एकदम बहुत यूजफुलनेस क्या है, जिसका एकदम महत्व काम क्या है उसका, कि वो कंजर्व करता है एयर, वाटर, सॉइल और वाइल्ड लाइफ को। अगर हम उसको अच्छे से समझा इकोलॉजी को, तो वो हम एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। इकोलॉजी हैज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़। तो इकोलॉजी को हम किस में यूज़ कर सकते हैं? फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल सर्वे में यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, एंड फिशरी में यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर दो। बाद में, डू यू नो अर्थ इज़ परहैप्स द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो अकेली ऐसा ग्रह है जो कि जिसमें हम इंसान जिंदा है या तो जीव जंतु पाए जाते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच सस्टेन्स लाइफ इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? जिसमें जो जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं, ऐसे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो अर्थ एक बायोस्फीयर हो गया, जिधर जो हम बोल सकते हैं कि जिधर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर इज़ वेरी ह्यूज, मतलब छोटी नहीं रहती, वो बहुत बड़ा है बायोस्फीयर। समझ में आया? एंड कैन नॉट बी स्टडी एज अ सिंगल एंटाइटी। हम बायोस्फीयर इतना बड़ा है कि हम उसको अकेले स्टडी नहीं कर सकते, एक ऐसा सिंगल टॉपिक है हम कवर कर लेंगे, नहीं। बायोस्फीयर है जो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब टॉपिक नहीं बोल सकते, वो बहुत बड़ा है कि हम उसको सिंगल एंटाइटी, उसका छोटा सा पार्ट नहीं स्टडी कर सकते। हमको पूरा स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए वो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैसे स्टडी होता है। यू अंडरस्टैंड? इट इज़ डिवाइडेड इंटू मैनी डिस्टिंक्ट फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। अभी जो बायोस्फीयर है, अब बायोस्फीयर हम इतना बड़ा है कि उसको स्टडी नहीं कर सकते, इसके लिए हमने क्या बनाया? इकोसिस्टम बनाया। अभी ध्यान से सुनो कि इकोसिस्टम कैसे निकला। बायोस्फीयर इतना बड़ा है, हम देखेंगे तो पूरा अर्थ जीव जंतु से भरा है, तो हम उसको इतना सारे जीव जंतु कैसे स्टडी करेंगे? इसके लिए उसको हमने डिस्टिंक्ट फंक्शनल यूनिट में डिवाइड कर दिया, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, जिससे क्या हो गया? हमारी स्टडी बहुत इजी हो गई। समझा? दिस इज़ द ओनली की। आप इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट कर दो और लर्न कर दो। इन दिस लेसन यू विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम।
तो 2.2 क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो इन नेचर सेवरल कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एज एन इकोलॉजिकल यूनिट। तो जो नेचर में बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है, ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी होती है जो कि लिव टुगेदर, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के कंबाइन होकर मतलब इंटरेक्ट करके जीते हैं। क्योंकि वो एक इकोलॉजिकल यूनिट बन चुके हैं, वो उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। अगर वो नहीं इंटरेक्ट करके जिएंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। An ecosystem is a functional unit of nature encompassing complex interaction between its biotic, living and abiotic non-living। बायोटिक मतलब क्या, जो लिविंग थिंग्स है, और अबायोटिक क्या, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक्वाटिक सिस्टम सच एज पॉन्ड, लेक, रिवर, estuary, ओशन। द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चरल फील्ड, डेजर्ट एक्सेट्रा। अभी एक्वाटिक मतलब क्या, जो पानी से रिलेटेड है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर, estuary, ओशन। और टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जो लैंड से रिलेटेड है इकोसिस्टम को, जैसे हो गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड, डेजर्ट एक्सेट्रा। जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इज इंक्लूड्स 2 काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। अभी जो इकोसिस्टम होता है वो 2 कंपोनेंट्स से बना होता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड लिविंग कंपोनेंट्स। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम 2, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर दो। जैसे अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिजिकल फैक्टर्स मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। टेम्परेचर पता है हमको। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, कि वाटर वेपर जो हमारे एयर सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। लाइट मतलब क्या, हमारा सनलाइट। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, कि जो प्रेशर एयर हमको देती है, हम पे दबाव डालती है जो प्रेशर, अगर हम ऐसे हाथ फिराएंगे तो हमको हवा लगेगी, तो ये प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेयर हमको प्रेशर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। समझ में आया? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा, इनऑर्गेनिक में आएगा वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या, जो कि प्लांट से दिए हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको अर्थ से मिले हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको प्लांट से मिले, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है इन द फैट, होता है एक टाइप, ये फैट होता है जो कि प्रेजेंट रहता है इन द प्लांट्स। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो 3 चीज़ हमको सामने दिखेगी। क्या आएगा, प्रोड्यूसर जो कि है ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम पढ़ेंगे आगे, बस इसको अभी देख लो अच्छे से और ये डायग्राम अच्छे से लर्न कर लो। अभी अबायोटिक कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग, जो कि जिंदा नहीं है। जैसे अबायोटिक कंपाउंड कैन बी ग्रुप इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। जैसे 3 कैटेगरीज में उसको हम अबायोटिक कंपाउंड्स को बांट सकते हैं। पहले आएगा फिजिकल फैक्टर्स, सेकेंड आएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, थर्ड आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि जो फिजिकल फैक्टर्स हमको जो लगता है फिजिकली, हमको जो फील होता है, जैसे सनलाइट फील होती है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, तो ये फील होता है, जैसे फिजिकल फैक्टर्स है, ये दिखते हैं और फिजिकली वर्क होते हैं। दिस सस्टेन्स एंड लिमिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इसका काम क्या है कि ये सस्टेन करता है, मतलब मेंटेन करेगा एक ग्रोथ, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, और लिमिट करेगा, मतलब अगर फिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट है तो वो लिमिट भी कर सकता है, उस ग्रोथ को रोक भी सकता है या लिमिट भी कर सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आएगा, जो कि हम अर्थ से मिली है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, वाटर, रॉक, सॉइल एंड अदर मिनरल्स, जो कि अगर हम अर्थ को खोदेंगे, अर्थ क्रस्ट में से मिली है, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या, जो कि प्लांट्स से मिले हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स, लिपिड्स। Now they are the building blocks of living systems and therefore make a link between the biotic and abiotic components। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो लिविंग थिंग्स है वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी, बिकॉज ये जो इतने सारे प्लांट जो हमें प्रोवाइड करता है वो बहुत एसेंशियल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारा रिप्रोडक्शन के लिए।
इसके लिए हमें ये इसको क्या बोला है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे लिविंग सिस्टम को एक बैकबोन मिलता है। समझ में आया? सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या? जो लिविंग चीज़ें हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर मतलब क्या? The green plant manufacture food for the entire ecosystem through the process of photosynthesis. Green plants are called autotrophs as they absorb water and nutrients from the soil, carbon dioxide from the air and capture solar energy for this process. Producers क्या करते हैं? Producers के पास एबिलिटी होती है कि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। कंज्यूमर्स अब खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। प्रोड्यूसर्स खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस वो यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और उसके लिए भी कंडीशन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलेगा, वाटर मिलेगा, जब वो एक कंबाइन होगा तब वो ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? उनका फूड होता है और उस फूड को कंज्यूमर्स खाते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंज्यूमर्स दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप। जैसे प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? कि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या? वो खुद का खाना खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकते, वो डिपेंडेंट रहते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर खाने के लिए। मतलब वो खुद का खाना नहीं बनाते तो वो प्रोड्यूसर जो खाना बनाएगा वो खाते हैं। समझ में आया? इन शॉर्ट उनको ही खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स एंड दे कंज्यूम्स फूड सिंथेसिस बाय द ऑटोट्रॉप्स। मतलब जो खाना ऑटोट्रोप्स बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर बनाते हैं, वो खाते हैं। बेस्ड ऑन फूड प्रेफरेंस दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। अब फूड प्रेफरेंस देखो, मतलब जो फूड खाते हैं उनका भी कैटेगराइज होता है। हर्बीवर्स मतलब क्या? हर्बीवर्स फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, एग्जाम्पल काउ, डियर एंड रैबिट एक्सेट्रा। मतलब क्या? कि जो प्लांट्स ही खाते हैं, जो एनिमल्स मतलब कंज्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट पे जगते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स किनको बोलेंगे? जो बस एनिमल खाते हैं, ईट ओनली एंड ओनली एनिमल्स, जैसे लायन, कैट, डॉग एक्सेट्रा। दे आर कार्निवोरस। ओमनिवोरस मतलब क्या? ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हम खाते हैं, पिग्स एंड क्रोज। अभी थर्ड है डिकम्पोजर्स, ऑल्सो कॉल सैप्रोटॉप्स। सैप्रोटॉप्स मतलब क्या? जो बचा कुचा होता है वो खाते हैं। मतलब वो एकदम प्रोड्यूसर से नहीं खाते। जो कंज्यूमर्स अगर मर जाएगा तो जो मरा हुआ जो कंज्यूमर्स होता है उसको वो खाते हैं, उसको इसलिए उसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। These are mostly bacteria and fungi that feed on dead organic matter of plants and animals by secreting enzymes outside their body on the decaying matter। मतलब मैंने बोला कि वो बस डेड जो मरा हुआ प्लांट या एनिमल्स को ही खाते हैं। और वो मोस्टली कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये, तो ये मरा हुआ खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? वो कैसे वो फीड करते हैं? वो सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स और उसको डीके करेगा, वो उसको सड़ाते हैं और वो कंज्यूम करते हैं। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इससे क्या होता है कि वो एक्चुअली सड़ा रहे पर वो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं कि वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स सड़ा के वो जो ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिट्रीवोर्स और डिट्रीशियस फीडर्स। डिट्रीवोर्स मतलब क्या? या डिट्रीटस मतलब क्या? मरा हुआ, ये मरा हुआ फीटस, मतलब वो मरा हुआ खाते इन द सेंस। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स? इकोसिस्टम हमने समझा कि एक फंक्शनल यूनिट होता है बायोस्फीयर का। अभी उसका जो फंक्शंस हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स डायनामिक एंटाइटीज़। एंटाइटीज़ मतलब क्या? एक फंक्शनल यूनिट्स होते हैं विच इंक्लूड्स अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। हमें पता है कि इकोसिस्टम में लिविंग ही ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, नॉन लिविंग भी रहते हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि दीज आर पहले एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बायोजियो केमिकल साइक्लर्स एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन इकोसिस्टम डेवलपमेंट। अभी हम पढ़ेंगे ये, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं समझा रही, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। पॉन्ड्स, लेक्स, मार्शलैंड, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब ये नेचुरली अकर है, इसके लिए उसको इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम।
Many of you have seen a grassland, a garden and an agriculture field in your neighborhood. These are examples of man-made ecosystem. जैसे कि हम देखते हैं गार्डन एग्रीकल्चर फील्ड होती है, खेती बाड़ी जो हमारे नेबरहुड में हम देखी होगी, वो हम बनाते हैं, मतलब मैन बनाता है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम। समझ में आया? अब ये देखो एक अच्छा सा ये रिल्म्स है ऑफ इकोलॉजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज़म, ये एक ऑर्गेनिज़म है, बाद में उसका पॉपुलेशन है, ये कम्युनिटी है, ये पूरा इकोसिस्टम है और ये पूरा बायोस्फीयर है, मतलब ये यूनिट है। पहले एक ऑर्गेनिज़म होता है, उसकी अगर हम मोर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन है इस ऑर्गेनिज़म की, बहुत सारी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन से हटकर उसकी कम्युनिटीज़ भी होगी, मतलब ये एक टाइप का ऑर्गेनिज़म, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स की होंगी। जैसे कि ये ब्लैक, इधर एक डियर दिया है, राइट, तो इधर ब्लैक डियर्स की कम्युनिटी होगी, वाइट डियर्स, ऐसे बहुत सारी, और उसका एक इकोसिस्टम होगा, एक झुंड होगा, एंड बहुत सारी इकोसिस्टम्स है, मतलब हम अनकाउंटेबल इकोसिस्टम्स है जो कि डिस्कवर भी नहीं हुई, ऐसे इकोसिस्टम्स है, और ये पूरा बायोस्फीयर बनता है। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। ये एक मंत्र है जो कि पढ़ लो तो आप एग्जाम में टॉप करोगे, 100% श्योर। नाउ 2.3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम ब्रॉडली क्लासीफाई एज फॉलोज। तो कैसे क्लासीफाई हुआ है? 2 टाइप से क्लासीफाई हुए। पहले तो नेचुरल इकोसिस्टम्स, सेकंड इज मैनमेड इकोसिस्टम्स। समझ में आया? 2 टाइप की इकोसिस्टम्स होते हैं, पहले नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मैनमेड इकोसिस्टम। तो पहले पढ़ेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम टोटली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशंस। ये बायोटिक, ये क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक। एक मैंने गिफ इधर डाला है, देख लो। जैसे ये आएगा आपका, व्हाट इज दिस? या दिस इज अ अमीबा, आई थिंक सो, या दिस इज प्लांट्स, एनिमल्स, सॉरी दिस इज ह्यूमन बीइंग, दिस इज प्लांट्स। ये अबायोटिक जो नॉन लिविंग है। अभी हम जो पढ़ रहे थे नेचुरल इकोसिस्टम का, लेक्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स, दे प्रोवाइड फूड, फ्यूल, फॉडर एंड मेडिसिन। फॉडर मतलब क्या? वही जो हमें जो रोज़ में लगता है चीज़ें, उसमें वो प्रोवाइड करते हैं। अभी पॉन्ड इकोसिस्टम एक नेचुरल इकोसिस्टम है, अभी उसका डिटेल हम पढ़ेंगे। अ पॉन्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचुरली है, जो कि जस्ट सन पे डिपेंडेंट रहता है। इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कन्वीनियंट मतलब क्या? कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें स्टडी करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। किसका? पॉन्ड का। इट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी एंड मेंटेन्स इट्स बायोटिक कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स। तो मेनली जो पॉन्ड होता है, अगर पॉन्ड का इकोसिस्टम हमें देखेंगे तो वो सोलर एनर्जी, मतलब जो सन में से जो एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन निकल रहे, रेज निकल रहे, उस पर वो डिपेंड रहता है। इफ़ यू कलेक्ट अ ग्लास फुल ऑफ पॉन्ड वाटर और अ स्कूप फुल ऑफ मड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर हम एक ग्लास में पानी लेंगे पॉन्ड का, या तो स्कूप लेंगे मड का, उसका जो मड होता है, मड मालूम है ना क्या होता है, मड लेंगे तो हमें क्या दिखेगा? मिक्सचर दिखेगा। किसका किसका मिक्सचर दिखेगा? प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इनऑर्गेनिक का एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर फाउंड इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ये सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम में फाउंड होते हैं। अभी इसमें भी क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जैसे नॉन लिविंग, जैसे कि हो गया सनलाइट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंपोनेंट जो दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? कंपोनेंट हो गया। सोलर रेडिएशन प्रोवाइड्स एनर्जी दैट कंट्रोल्स द एंटायर सिस्टम। पेनिट्रेशन मतलब क्या? कि जो लाइट जाती है अंदर वाटर के अंदर, पेनिट्रेट मतलब क्या? कि वो जाएगी अंदर, घुसती है। ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। जितना वाटर क्लियर होगा उतनी अच्छे से वो घुसेगा, जो सनलाइट होगा वो घुसेगा, राइट। अगर वाटर में अगर बहुत सारी जो ऊपर का लेयर होता है वाटर का, अगर वो ढका हुआ होगा अगर कुछ इम्प्योरिटीज से, तो वो जो सनलाइट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा उससे। इसलिए हमें वाटर क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए वो पेनिट्रेशन हो पाएगा। पेनिट्रेशन आप समझा ना? अमाउंट ऑफ
डिजॉल्व ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर एंड द नंबर ऑफ प्लैंकटन। प्लैंकटन्स क्या होता है, एक स्पीशीज रहता है, फिश होता है, जो छोटा फिश रहता है, बहुत छोटा फिश रहता है, छोटी प्रजाति फिश की। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट अ पॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू यूफोटिक, यूट्रोफोटिक मतलब लाइट, मेसोफोटिक एंड अफोटिक जोन्स। हमने क्या अभी देखा कि जो ये होता है एक्सटेंट होता है पेनिट्रेशन का, वो भी डिपेंडेंट होता है यूट्रोफोटिक एंड मेसोफोटिक एंड अफोटिक। जैसे कि ट्रू लाइट आ रही है, मिडल लाइट आ रही है और लाइट ही नहीं आ रही है, उस पर डिपेंड होता है उसका इकोसिस्टम। जो पॉन्ड में अगर लाइट आएगी तो जो इकोसिस्टम होगा वो अच्छा होगा, अगर थोड़ी सी लाइट आएगी तो थोड़ा बदलाव आएगा, अगर लाइट ही नहीं आ रही तो वो मर जाएंगे। ऐसा मतलब लाइट पे डिपेंड रहता है, इसलिए लाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। समझ में आया? प्लेंटी ऑफ लाइट इज़ अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन यूफोटिक जोन, बिकॉज हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसको लाइट क्यों ज़रूरत होती है, बिकॉज उसको खाना बनाना है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नो लाइट इज़ अवेलेबल इन द अफोटिक जोन। अफोटिक मतलब क्या कि लाइट ही नहीं है, लाइट आएगी भी कैसे, बिकॉज वो ब्लॉक होता है, इसलिए ब्लॉक होता है इन द सेंस कि अगर ब्लॉक होगा तो लाइट नहीं आएगी तो वो जोन क्या बन जाएगा, अफोटिक जोन बन जाएगा। अभी सेकेंड क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनऑर्गेनिक मतलब जो नेचर प्रोवाइड करती है, जैसे अर्थ में से हम, नेचर नहीं अर्थ जो निकाल के देती है हमको, जैसे दीज आर वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर डिपेंडिंग ऑन लोकेशंस ऑफ पॉन्ड्स। तो कौन से ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया और अदर बहुत एलिमेंट्स है, जैसे सल्फर भी है। अभी ऑक्सीजन को कैसे हम केमिकल में लिखते हैं, O2 एंड CO2, यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन। और इन डिज़ोल्व स्टेट इन वाटर, ये डिज़ोल्व होते हैं वाटर में। हम कार्बन डाइऑक्साइड हवा के रूप में नहीं होता, वो जो पानी में ये डिज़ोल्व होते हैं। डिज़ोल्व मतलब क्या, घुल गए होते, यू अंडरस्टैंड ना माई हिंदी। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन फूड एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द वाटर। तो ये प्लांट जो होते हैं वो कैसे वो फिर ये पानी का CO2 एंड O2 ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या करते हैं, जो उसका जो डिज़ोल्व होता है उस पर डिपेंड रहते हैं। समझ में आया? और इससे क्या हो गया, वो डिपेंड होंगे फूड पे, जो एनिमल्स होंगे वो डिपेंड होंगे फूड पे, प्लांट्स के ऊपर, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द वाटर। एंड जो पॉन्ड में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी उनका वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया होता है, जिससे हमें पता है कि जो फ़िश होती है पानी में कैसे सांस लेती है, बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। ये तो बेसिक कॉमन सेंस है जो कि सबको आना चाहिए। अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर हेल्ड इन रिजर्व्स इन बॉटम सेडिमेंट्स एंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो एकदम नीचे बैठे हुए होते हैं। समझ में आया? अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, जो प्लांट्स में प्रोवाइड करती है। द कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक मैटर इन द पॉन्ड एरिया आर अमीनो एसिड्स, ह्यूमिक एसिड्स एंड द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ डेथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। They are partly dissolved in water and partly suspended in water. Now see, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमें एक्चुअली जो पॉन्ड एरियाज़ में हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड्स, ह्यूमिक एसिड्स और डेड, जो जब एनिमल्स या प्लांट्स मर जाएगा तो उसका जो डेथ, उसका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होगा उसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मानते हैं, और वो डिज़ोल्व हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें हमने बताई, डिस्कस की, वो ये डिज़ोल्व हुई होती है पानी में, पार्टली या तो फुल्ली। समझ में आया? अभी बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट्स, समझ में आया, ऑफ प्लांट इकोसिस्टम। जैसे हमने अभी पढ़ा प्रोड्यूसर ऑटोट्रोफ, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी ये देखो ये कैसे, ये खाने का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, बिकॉज सोलार रेडिएशन, इसको सोलारिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, उनको क्या, उनको खाना बनाना है तो उनको सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। अगर खाना नहीं बनाएंगे तो ये पूरे सारे मर जाएंगे। इसके लिए ये डिकम्पोज देखो, सेप्रोट्रॉप्स, इनको सेप्रोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये मरे हुए में जो मरा हुआ होता है उनको खाते हैं ना। रूटेड वेजिटेशन, ये रूटेड वेजिटेशन है। जू प्लैंक्टन्स
ये एक छोटी प्रजाति रहती है फ़िश की, प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी मतलब क्या कि इसने अभी अभी क्या किया है, इसने जो प्राइमरी कार्निवोर क्या होता है, प्राइमरी जिसने अभी ग्रास खाया है, प्रोड्यूसर्स को खाया है, और ये प्राइमरी कार्निवोर हो गया। अभी ये सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, समझ में आया, जो टर्टल है। और ये हर्बीवर्स, फिश आर हर्बीवर्स, यू नो, खाते हैं वो प्लैंकटन्स बट स्टिल, एंड ये सेकेंडरी कार्निवर्स। अगर ये फ़िश बड़े फिश छोटे फिश को खाती है तो ये सेकेंडरी कार्निवर हो गया। और ये प्लैंकटन्स, जैसे ये जो छोटे छोटे जीव जंतु प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो वाटर में, उनको हम प्लैंकटन्स बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन्स। तो समझ में आया। और ये जो डायग्राम है इसको बहुत अच्छे से लर्न कर दो। आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस फूड, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स। वो क्या करते हैं, सिंथेसिस फूड फॉर ऑल द हेटेरोट्रॉफ्स ऑफ द पॉइंट। हमें पता है कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो खाना क्यों बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स के लिए, खुद के लिए पहले बनाएंगे, खुद कंज्यूम पहले करेंगे, बाद में हेटेरोट्रॉफ्स को देते हैं। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स। अभी उनको भी हम 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम का हम बोल रहे हैं, हाँ बात कर रहे हैं, जैसे फ्लोटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड बीज यूटेड प्लांट्स। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्लोटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉल ग्रीन प्लांट जैसे अलगी हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी, आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो मतलब प्लांट एंड प्लैंक्टन्स मतलब फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग प्लांट्स रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अलगी जो मली मली रहती है ग्रीन कलर की, वो फ्लोट करती है एकदम ऊपर सतह के ऊपर, वो पानी के सतह के ऊपर वो तैरती रहती है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो प्लांट्स है जो कि फ्लोट कर रहा है, राइट, सतह के ऊपर, वो सतह के ऊपर है। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप तो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। समटाइम्स दे आर अब्यूडेंट इन पॉन्ड। अब्यूडेंट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दैट दे इम्पार्ट ग्रीन कलर टू पॉन्ड वाटर। तो हमें पता है कि वो इतने नंबर में होने की वजह से वो ग्रीन, हमको ग्रीन दिखाई देते हैं। तो हमें अगर ग्रीन दिखा तो हमें मालूम पड़ना चाहिए कि क्यों ग्रीन है, बिकॉज हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ आते हैं तो वो इतना ग्रीन कर देते हैं। तो अगर माइक्रोस्कोपिक इतना छोटा होता है तो कितने सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिलजुल के वो ग्रीन कलर हमें एस्टेब्लिश होके दिखता है। इट्स वेरी डर्टी टू सी स्टिल। सच अ कंडीशन इज़ कॉल्ड अल्गल ब्लूम, और उसको क्या बोलते हैं, अल्गल ब्लूम। और जब ये अल्गल ब्लूम का कंडीशन आता है ना, तब जो सनलाइट होती है, सनलाइट वो पानी के अंदर नहीं जा पाती, जिससे प्लांट्स अंदर के मर जाते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ। और वाटर ब्लूम एक्सेट्रा, जैसे कि देखो ये अलगी का भी कुछ रूप है। एग्जांपल देखो, स्पाइरोगाइरिया, उलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, डायटम्स, वोल्वॉक्स। बहुत अजीब नाम है बट स्टिल ये साइंटिफिक नाम है जो कि अलगी को दिया है बाय मैनी साइंटिस्ट, रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट। अभी हम देखेंगे रूटेड प्लांट्स। रूटेड प्लांट्स मतलब क्या, जिसको रूट होता है, सिंपल। दीज आर अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक जोन्स। कॉन्सेंट्रिक जोन्स में उनको अरेंज किया होता है फ्रॉम पेरिफेरी टू द डीपर लेयर्स। पेरिफेरी से लेकर जो ऊपर से लेकर नीचे तक उसको एक कॉन्सेंट्रिक जोन में, मतलब एकदम सिस्टमैटिक सर्कुलर जोन में उसको अरेंज किया होता है। 3 डिस्टिंक्ट जोन्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी सीन विद इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो हम 3 टाइप्स ऑफ जोन देख सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे पॉन्ड के अंदर तो हम जोन देख सकते हैं एकदम। तो पहला आएगा जोन ऑफ एमर्जेंट वेजिटेशन, एग्जांपल टाइफा एंड सजिटेरिया। सेकेंड इज जोन ऑफ रूटेड वेजिटेशन with floating leaves, example nymphaeo. Third is zone of submergent vegetation, example all under water vegetation like hydrilla, Polycneria etc. तो ये क्या है कि पहले क्या दिखेगा हमें को, emergent vegetation, जैसे कि टाइप एकदम ऊपर ये दिखेंगे। बाद में रूटेड जोन, अगर हम और डीप जाएंगे तो हमको नाइफोमिया दिखेगा, और अगर और दूर जाएंगे मतलब नीचे जाएंगे तो हमको हाइड्रिला एंड वालिसनेरिया दिखेगा। इट्स वेरी, मतलब बहुत कूल है ये सब पढ़ना, राइट। कंज्यूमर्स मतलब क्या है, टोटो जो कि खुद का खाना नहीं बनाते, वो डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अभी मैं क्यों बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, याद रख लो।
मुझे तब तक याद रखो बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कौन से भी एग्ज़ाम में पूछेगा। 2 मार्क का, 5 मार्क का, 10 मार्क, इवन 25 मार्क्स का पूछ लेते। सो यू कैन नो हाउ वेटेज इट कवर्स। दीज आर द एनिमल्स विच फिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल टेडपोल। टेडपोल मतलब पता है ना क्या होता है टेडपोल। स्नेल्स, सम वराइटीज़ ऑफ फिश। टेडपोल्स मतलब जो फ्रॉक्स का ही होता है, फ्रॉक के प्रजाति का ऐसे रहता है वो। हम इसको ये सारे जो हेटरोट्रॉप्स है ये सारे पॉन्ड के हैं। तो पॉन्ड एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। तो फॉलोइंग ग्रुप्स में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन्स आर फ्लोटिंग एनिमल्स। जू प्लैंक्टन मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, जैसे साइक्लोप्स, साइप्रिस, डाफनिया एक्सेट्रा। समझ में आया? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। नेक्टॉन्स सेकेंड, नेक्टॉन्स आर द एनिमल दैट कैन स्विम एंड नेविगेट। एग्जाम्पल फिशेस, वो स्विम भी कर सकते हैं, मतलब फ्लोट नहीं करते, वो अकेले इधर ऐसे फ्लोट नहीं करते। अगर मुझे दे कैन ईजिली स्विम बिकॉज दे हैव फिन्स। स्विम कर सकते हैं। और नेविगेट मतलब क्या, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं, अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। थर्ड इज बेनेथिक एनिमल्स आर द बॉटम ड्वेलर्स। एग्जाम्पल बिटल, माइट्स, mollusks and some crustaceans. Now what is this benthic animals, जो कि एकदम नीचे रहते हैं, एकदम बॉटम की, समझ में आया? और उधर वो रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। mollusks मतलब ये दैट इज योर द शेल होता है ना, दैट्स। Now third is decomposers. They are distributed throughout the pond. मतलब किधर भी जाओ उधर दिखेगा, मतलब पॉन्ड की इधर पूरा एंटायरली वो कवर्ड रहता है। बट आर मोस्ट अब्यूडेंट इन द सेडिमेंट। तो पर नीचे जो सेडिमेंट के इधर नीचे एकदम बॉटम में बहुत ज़्यादा रहता है। दे आर बैक्टीरिया एंड फंगी। और एग्जाम्पल दे आर बैक्टीरिया फंगी, अभी उनका भी एग्जाम्पल जैसे राइजोपस, पेनिसिलम, क्लाडोस्पोरियम, ये सारे एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया फंगी के जो कि फाउंड होते हैं एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बायोलॉजी को भी इधर यूज़ किया है, इसलिए हम बोलते हैं ना इंटर कनेक्टेड स्टडी हेल्प्स मोर। अभी दिस इज़ अ फूड चेन जो कि पॉन्ड का है, आपने पढ़ा। दिस अ प्रोड्यूसर जो कि रूटेड प्लांट्स है, इसको क्या बोलते हैं, रूटेड प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंक्टन, जो कि फ्लोट करते हैं। प्लांट्स और प्लैंक्टन मतलब जो फ्लोट करती है, प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंक्टन से खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, और सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्सरी कंज्यूमर्स। जैसे देख रहे हम देख रहे ये प्रोड्यूसर्स है, इनको ये खा रहे हैं, ये फ़िश इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और ये थर्ड जो कि क्रोकोडाइल है, वो किसको खा रहा है, वो इनको खा रहा है। अब जब ये मरते हैं सब, तब सेडिमेंट्स जो डिज़ोल्व होते हैं केमिकल्स, और ये जो डीकम्पोज है इनको खाते हैं। ये सारे दिस आर माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं, ये छोटे छोटे नहीं है, इतने माइक्रोस्कोप में देखा ना, स्कैन किया ना, तो ऐसे दिखते हैं। और ये सन मेन रोल प्ले करता है बिकॉज उससे ही प्रोड्यूसर बनेंगे, राइट। अभी सेकेंड थिंग इज मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम मतलब क्या है, जो कि इंसान ने इकोसिस्टम बनाया है, जैसे गार्डन हो गए, पार्क हो गया ना, हम पढ़ेंगे। इट इज सिस्टम विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंट्रैक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अभी ये क्या होता है कि ये जो इकोसिस्टम कैसे बनता है, जब ह्यूमन इंटरेक्ट करेगा नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में, तब ये इकोसिस्टम बिल्ड होता है। और दे डू नॉट पोजेस सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेंटेन होगा। हम ह्यूमन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम उसको ख़राब भी कर सकते हैं, अगर वो गार्डन होगा तो उस जगह पे हम बिल्डिंग बना देंगे, तो हम उस इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा कोई साइकिल नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। साइकिलिंग न्यूट्रिएंट्स इज निग्लिजिबल, तो ऑब्वियसली उधर साइकिलिंग नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं है कि उधर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को वो फॉलो नहीं करते उधर। हम वो क्यों बनाते हैं, वो हमारे इंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं। द इम्पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अगर कुछ भी इम्पोर्ट्स हम देंगे तभी वो उसमें अच्छा होगा, नहीं तो वो इट्स लाइक प्लेस ऑफ एन्जॉयमेंट ओनली। एग्जाम्पल्स आर क्रॉप फील्ड्स एंड ऑर्चिड्स। अभी तक एक्टिविटी है कि विजिट अ लोकल पॉन्ड नियर योर लोकेलिटी एंड मेक द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। तो हमें लोकेलिटी पॉन्ड में जाना है, मतलब हमारे अगर आजू बाजू में कौन सा पॉन्ड है तो उधर जाओ और एक लिस्ट बनाओ। किसका लिस्ट बनाना है, नोट डाउन द कलर ऑफ पॉन्ड वाटर।
तो उस पॉन्ड का कौन सा कलर है, कैसा कलर है, वो नोट डाउन करो। उसका पीएच लेवल, जो कि पीएच मतलब होता जो एसिडिटी लेवल होती है उसकी, उसको चेक करो। वैल्यू ऑफ द पॉन्ड वाटर विद द पीएच पेपर। पीएच पेपर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा इन द मार्केट। थर्ड इज मेक लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व इन द वाटर। सिंपली ये बहुत ईजी है, कर लो, होगा तो करो। एक्टिविटी 2 क्या है, ऑब्जर्व पार्क ऑफ योर लोकेलिटी। अगर आपके पास पार्क हो तभी ऑब्जर्व करो, नहीं तो डोंट गो आउटसाइड। बिफोर एंड आफ्टर द रेन्स फॉर 1 month एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आप टीवी पे देख सकते हो, आप मोबाइल पे भी देख सकते हो। काउंट नंबर ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन इट। कि उधर पार्क देखो कि पार्क में कितने सारे नंबर ऑफ बर्ड्स है, प्लांट, उनको जस्ट काउंट करना है। वो बोरिंग काम है, करना है तो करो। इट्स नॉट ये करना ही है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट का टॉपिक, जो कि डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम। डायनामिक्स मतलब क्या, जो मैकेनिज़्म, जिसका इकोसिस्टम कैसे चलता है, वर्क होता है, उसका हम डिटेल अभी स्टडी करने वाले हैं। तो कुर्सी ताम की बैठी है। सो इन द इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड इट्स डायनामिक। तो हमें पता है कि जब एक कंपोनेंट जो फ्लो होता है एनर्जी का, वन कंपोनेंट से लेकर सेकेंड कंपोनेंट, तब उसको मैकेनिज़्म बोलेंगे ना। अगर मैं अपनी एनर्जी दूसरे को दूंगी तो एक मैकेनिज़्म फ्लो हो रही है, राइट। एक डायनामिक्स फ्लो हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे कि अगर प्लांट को अगर कंज्यूमर खाएगा तो जो प्लांट की एनर्जी होती है वो एनिमल को मिलेगी। तो वो क्या हो रहा है, वो एक ट्रांसफॉरेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। तो उसको ही ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। एंड ऑल्सो कॉल अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसको फंक्शन भी बोलते हैं। उसका एक फंक्शन रहता है, उसका एक कर्तव्य रहता है, उसका एक एकदम रेगुलेशन रहता है, मतलब ये उसको करना ही होता है। तो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वर्क थ्रू साइकिल्स। हमें पता है कि जो न्यूट्रिएंट मिनरल कैसे वर्क करते हैं, थ्रू द साइकिल्स, जैसे बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो साइकिल बिल्ड होती है, और जब तब ही क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्लो होते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम इन यूनिट डायरेक्शन। मतलब यूनिट डायरेक्शन मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यू अंडरस्टैंड ना कि प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर प्रोड्यूसर खाएगा, पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर के नहीं खाते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कि वो यूनिट डायरेक्शनल है। मतलब वो अगर वो साइकिल जा रही है यूनिट डायरेक्शनली, वो वापस उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। समझ में आया। एनर्जी ट्रांसफर इज इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल and never returns back to the source that is sun. Unidirectional है। The dynamics of ecosystem can be explained under the following heads, जैसे फूड चेन हो गया, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। जैसे हमें देखने को मिला है, इधर एक फूड चेन है, इधर एक फूड चेन है। तो इधर देखो सनलाइट आ रही है, बाद में ये पेड़ उग रहा है, बाद में उसको जिराफ खा रहा है, और ये जिराफ को कौन खाएगा, जिराफ को खाएगा टाइगर। आया 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 एंड सो टाइगर ने लायन, इट्स लायन, और ये लायन खाएगा, और ये फूड चेन होगा। इधर क्या है, सी प्रोड्यूसर जैसे एटोट्रॉप्स, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हेटेरोट्रॉप्स, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर हेटेरोट्रॉप्स, और इनको कौन खाएगा, इसको स्नेक खाएगा। समझ आया। तो फूड चेन क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सोर्स, जो कि प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है सोर्स से टू द कंज्यूमर फॉर्म्स ऑफ फूड चेन, उसको ही क्या बोलते हैं, फूड चेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये है व्हाट इज़ फूड चेन, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स होता है, और ग्रीन प्लांट बोल सकते हैं उसको, टू कंज्यूमर फॉर्म्स अ फूड चेन, उसको ही फूड चेन बोलते हैं। अभी ग्रीन प्लांट इन द फूड चेन ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है, जो पहली जगह किसको रहती है, अपने प्रोड्यूसर्स को रहती है। सेकेंड प्लेस किसको देती है, हर्बीवोरस। द हर्बीवोरस कैन दैट ईट द प्लांट्स ऑक्यूपाई सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, मतलब उसको सेकेंड प्लेस मिलती है। जैसे इसको क्या मिलेगी,
ये हो गया हमारा, इसको मिलेगी फर्स्ट ट्रॉपिक प्लेस, इसको फर्स्ट ट्रॉपिक प्लेस, इसको मिलेगी सेकेंड ट्रॉपिक प्लेस, उसका पोजीशन दिखा है। एंड द कार्निवोर दैट ईट द हर्बीवोर ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉपिक प्लेस, को थर्ड ट्रॉपिक प्लेस मिलेगी। और इधर एक स्नेक आएगा, उसको कितना मिलेगी, उसको फोर्थ ट्रॉपिक प्लेस मिलेगी। अंडरस्टैंड, इससे एकदम अच्छे से दिया इधर। तो फिर से मैं रीड कर देती हूँ। ग्रीन प्लांट्स इन द फूड चेन ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट इज प्रोड्यूसर। द herbivora that eat the plant occupy second trophic level that is primary consumer. The carnivore that eat the herbivores occupy third trophic level that is secondary consumers, and occasionally even a fourth trophic level that is tertiary consumers. तो इधर मैंने अभी आपको एक जीव दिखाया था, पर वो अपीयर नहीं हो रहा है अभी, तो पीछे रिवाइंड करके देख लो। हाँ, in nature 3 types of food chain have been distinguished, namely grazing फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड डिट्रियस फूड चेन। अभी नेचर ने भी 3 टाइप के फूड चेन डिस्कस किए, ग्रेजिंग फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन एंड डिट्रियस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, गोस टू हर्बीवोरस एंड टर्मिनेट्स इन कार्निवोरस। तो किधर ख़त्म होता है? कार्निवोरस में ख़त्म होता है। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब जो फूड चेन ग्रीन प्लांट से शुरुआत होकर कार्निवोर्स पे ख़त्म होती है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं और फूड बनाते हैं, और वो फूड क्या होता है, बाद में ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे के। हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, हमें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल्स। The herbivorous animals are called primary consumers. Primary consumers or herbivores are eaten by secondary consumers called carnivorous. Thus, this type of food chain depends on autotrophs as primary producer. हमें पता है कि जो प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, जो प्रोड्यूसर मतलब क्या, सॉरी हाँ, प्रोड्यूसर्स आर बीन ईटन बाय व्हाट, हर्बिवोरस एनिमल्स। हर्बिवोरस मतलब क्या, पहले कंज्यूमर्स, और सेकेंड इनको कौन खाएगा, सेकेंड कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये इधर ही ख़त्म हो जाएगा ये चीज़, फूड चेन। देखो ये कैसा एक अच्छे सा एक गिफ्ट दिया है इधर। ये लिट्रियस मतलब मरा हुआ, ये ग्रास, ये फूड चेन, और ये फूड वेब, मतलब इसमें से भी इंटरडिपेंडेंट है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, और ये बाकी सब जाके मरने के बाद इसको ही मिलने वाले। अभी सोलर एनर्जी अभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो जितना डिस्कस किया है उधर पूरा ये दिखाया हुआ है। ये प्रोड्यूसर, सेकेंडरी, पहले प्रोड्यूसर्स ये खाना बनाएगा, वो बाद में ग्रास ऑफर को जाएगा, ये ग्रास है, बाद में ग्रास ऑफर को जो खाएगा, बाद में फ्रॉक ग्रास ऑफर खाएगा, और स्नेक फ्रॉक को खाएगा, हॉक स्नेक को खाए। तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ग्रास ऑफर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉक सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये दोनों सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड दीज आर टर्शियरी कंज्यूमर। और ये बाकी के ये सब मिलके किधर जाएंगे, फंगी की इधर। तो एंड तो डिट्रियस के इधर ही होगा। ये है इधर ये सारे फूड चेन्स डिस्कस किए हैं इन द डिफरेंट इकोसिस्टम, जैसे कि ग्रास ऑफ अ लिजर्ड हॉक, ग्रास हॉर, स्नेक हॉक, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, देन फिशेस, किंगफिश, ये पॉन्ड का ग्रीन प्लांट जो कि है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सॉरी दिस ये तो एक सर्कुलर हो गया। स्पॉटेड डियर, टाइगर, डेड बॉडी, डिकम्पोजर, ऑर्गेनिक एंड सब्सटेंस, जो कि ये सारे एक सर्कुलर हो गया। अभी पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है? दिस फूड चेन गोज फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिज्म टू स्मॉलर वंस विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि ये फूड चेन लार्जर ऑर्गेनिज्म से एकदम स्मॉलर पे जाता है, और ये किल नहीं करता, बट स्लोली ग्रेजुअली किल करता है। मतलब किल नहीं करता पर उसको वीक कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइस लिव ऑन हर्बीवोर। एग्जाम्पल, एक्टोपैरासाइट, जैसे कि हमें अगर डॉग के इधर जो होते हैं, जो उसके जू होते हैं, वो भी पैरासिटिक होते हैं, जो कि वो क्या खून चूसते हैं, और वो अपना न्यूट्रिशन मतलब उधर से वो खाना खाते हैं, वो खून पीकर उतना पेट भरते हैं। तो वो क्या है, पैरासिटिक फूड चेन है। मतलब वो जो हम देखेंगे तो खाओ बफेलो के ऊपर भी रहता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो जो बफेलो होता है, जो उसके पेट के अंदर जो क्या होता है, उसको टैपवर्म बोलते हैं। वो टैपवर्म पेट के अंदर होता है, वो खाता रहता है, उसका जो आंतड़ी है रक्त पीता रहता है।
तो वैसे ही है डिट्रियस फूड चेन मतलब क्या, द फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है, ऑफ डिकिंग प्लांट्स एंड और एनिमल बॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, एंड देन टू डिट्रियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म जैसे डिट्रीवोर्स और सैप्रोवोर्स एंड देयर प्रेडेटर विच इज़ नोन एज डिट्रियस फूड चेन। एग्जाम्पल अगर हमको एग्जाम्पल क्या है, देयर देन ड्राइंग लीव्स इन द फॉरेस्ट आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय soil animals such as beetles, ants, earthworms, on which fungi and bacteria act to produce soil nutrients. Some of these soil animals are used food by secondary consumers like birds, frog and lizard. हमें पता है कि जो अर्थवर्म एंड जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वो क्या खाते हैं, वो जो मरा हुआ खाते हैं। अभी उनको भी कौन खाएगा, उनको भी कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, जैसे फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड्स मालूम है, अर्थवर्म्स खाते हैं, तो वो डिट्रियस फूड चेन के एनिमल्स को खा रहे, कंज्यूमर्स को खा रहे, तो वो डिट्रियस फूड चेन हो जाता है। अभी फूड वेब क्या होता है, मैनी फूड चेन एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम बट दीज फूड चेन्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो और लिंक करते हैं। मतलब अगर हम बोलेंगे ग्रास ऑफर ही ग्रास को खाता है तो ये रॉन्ग हो गया। बहुत सारी चीज़ खाते हैं ग्रास, डियर भी खाती है ग्रास को, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ग्रास ऑफर ही खाता है, बहुत सारे मतलब अलग अलग इंसेक्ट्स एंड ऑल दिस सेकेंडरी कंज्यूमर्स टर्शरी को खा सकते हैं, ऐसे मतलब उसको फूड वेब बोलते हैं। द प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड फिशेस। दीज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स आर ईटन बाय प्रेडेटर्स मतलब जो शिकार करते हैं। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रास इज ईटन बाय हर्बीवोर्स सच एज hares which will eaten by snake which will eaten by eagle। तो ऐसा दिस टाइप ऑफ इंटरलेक्ट इंटरलिंक्स द इंडिविजुअल ऑफ द होल कम्युनिटी। तो ऐसी मतलब क्या है, जो फर्स्ट कंज्यूमर को कौन खाएगा, प्रेडेटर। अब ये प्रेडेटर घूमेगा और वो हर्बीवोर्स को खाएगा, मतलब वो देखो क्या क्या खा रहा है, कंज्यूमर भी खा रहा है, हर्बीवोर भी खा रहा है, मतलब वो डिपेंडेंट, उसको ऐसा नहीं है कि वो उस अकेले चीज़ को खाएगा और वो हर्बीवोर्स कुछ अलग खा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ इंटर रिलेशनशिप इंटरलिंक्स द इंडिविजुअल ऑफ द होल कम्युनिटी। मतलब क्या कि होल कम्युनिटी को इंटरलिंक करता है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल को, उस इंडिविजुअल को एक ही खाएगा बंदा, कोई भी खा सकता है, और वो अगर उसका फूड चेन बाद में चेंज भी हो सकता है, तो उस चेंज फूड चेन को फूड वेब बोलते हैं। और इतने सारे फूड चेन होते हैं। इन दिस वे मल्टीपल फूड चेन्स बिकम्स इंटरलिंक्ड और फॉर्मिंग अ फूड वेब, इसको ही बोलते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे फूड चेन इम्पॉर्टेंट है वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से अगर आपके पास हाइलाइटर होगा ग्रीन, कौन सा भी कलर का, मैं येलो यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे वैरायटी कलर्स है, बट स्टिल टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, राइट। द फूड वेब मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो फूड वेब क्या करता है, मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये देखो फूड वेब से ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है, रेट खा रहा है, रैबिट खा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि रैबिट ही खा रहा है, रेट भी खा रहा है, गोट भी खा रहा है। अब ये गोट को कौन खा रहा है, जैकल खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है, जैकल ही खा रहा है। अभी रैट को जैकल नहीं खा रहा है, रैट को वाइल्ड कैट खा रही है, आउल खा रही है, स्नेक खा रही है। अब स्नेक को कौन खा रहा है, काइट खा रही है। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल का है ये। और ये एक्चुअली लायन किसको खाता है, गोट को खाता है, जैकल को नहीं खाता। यू विल अंडरस्टैंड इन लेटर। बट एनर्जी फ्लोज इन इकोसिस्टम, व्हाट इज एनर्जी फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो एनर्जी फ्लोज इन इकोसिस्टम, येलो ही ठीक था, चलो येलो ही ले लेते हैं। वेयर इज दिस, सो एनर्जी कैन बी, नहीं आ सकता, आ सकता है।
सी मिक्स हो गया कलर। सो एनर्जी कैन बी डिफाइन एज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। तो एनर्जी क्या होता है, हमें पता है कि एनर्जी हमें क्यों चाहिए होता है, वर्क करने के लिए, वर्क परफॉर्म करने का। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं हो तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो ऐसे ही सोलर रेडिएशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी सोर्स क्या है, सोलर रेडिएशन फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच पैसेस थ्रू द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो ऐसा नहीं कि सोलर रेडिएशन होता है, एनर्जी होती है जो प्रोड्यूसर्स को इंपॉर्टेंट रहती है, वो किसको, वो जो ऑल ऑर्गेनिजम्स को वो इंपॉर्टेंट रहती है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फिक्स एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो कि फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए जो कि फिक्स करके ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज को फिक्स करके क्या करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं और पास करते हैं, तो उनको एनर्जी मिलती है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम अबायोटिक सोर्सेज बट डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय द ऑटोट्रोप्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। तो जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं उनको क्या होता है, वो एनर्जी तो डायरेक्टली अबायोटिक से नहीं ले सकते, इसलिए वो खाते हैं किनको, इनको ऑटोट्रोप्स को खाते हैं और एनर्जी लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। एंड दोज दैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर, और जो डेड ऑर्गेनिज्म से खाते, डेड ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स, और जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। द मूवमेंट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज टर्म एज अ एनर्जी फ्लो इन नेचर। तो जो मूवमेंट होता है एनर्जी का, वो उसको क्या बोलते हैं, उस एनर्जी फ्लो इन नेचर उसको बोलते हैं। तो पहले द प्रोड्यूसर ऑब्जर्व एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू प्लांट मटेरियल। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो ऑब्जर्व करेगा और कन्वर्ट करेगा, क्या कन्वर्ट करेगा, सो जो सोलर एनर्जी होता है उसको प्लांट मटेरियल में कन्वर्ट करेगा। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास इज यूज बाय द कंज्यूमर्स। अभी देखो जो प्रोड्यूसर्स को क्या होता है, जो प्रोड्यूसर ऑब्जर्व करेंगे एंड कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी प्लांट मटेरियल। हम पता है कि प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करते हैं कुछ, तो उनका प्रोसेस होता है और खाना बनाते हैं। अभी ये खाना क्या होता है, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बायोमास इज यूज बाय द कंज्यूमर्स। अभी ये जो खाना होता है वो बायोमास में कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, और क्या ये इसके कन्वर्ट होने के बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उसको खाते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं वो खाते हैं इसको बायोमास को, और उससे क्या होता है, एनर्जी वो ऑब्टेन कर लेते हैं। तो पहले प्लांट ने ऑब्टेन कर ली, बाद में वो बायोमास में बदल कर कंज्यूमर ऑब्टेन करेगा। टोटली इनपुट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड इज़ यूज फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन बायोमास। हमें पता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये फूड हम क्यों खा रहे हैं, बिकॉज एनर्जी हमें जितना काम करने वाले हैं पूरे दिन में, तो इससे ही डिपेंड होगा कि हम कितना खाते हैं, कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स थ्रू रेस्पिरेशन, हीट, एक्सक्रीशन। हमें पता है लॉस ऑफ एनर्जी कब होगी, रेस्पिरेशन करेंगे हम, जैसे सांस, ब्रीथिंग और ऑल दिस थिंग्स। हीट से जब हमें बहुत गर्मी लगेगी तो हमारा स्वेट निकलेगा, तो वो क्या हो रहा है कि लॉस हो रही है एनर्जी की। और एक्सक्रीशन मतलब क्या, कि हम जब एक्सक्रीट करेंगे हमारा वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। द ग्रॉस नेट प्रोडक्शन, द ग्रॉस नेट अबाउट 23% ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व इनटू द एटमॉस्फेयर बाय वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं कि जितनी सारी सोलर एनर्जी 23% वो खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं, डस्ट एंड ओजोन भी ऑब्जर्व करता है। और 48% होता है, जो 48% होता है वो किधर जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और ऑब्जर्व होता है सरफेस ऑब्जर्व कर लेती है। और कितनी बची है अभी, 71% बची। 75 बची नहीं, बहुत कम बची, 71% पूरा टोटल हो गया। और टोटल इनकमिंग सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द अर्थ। तो अर्थ सिस्टम ने कितनी ऑब्जर्व कर ली, 71% टोटल। हाउएवर प्लांट नॉट ऑब्जर्व ऑल इनकम सनलाइट। प्लांट पूरी इनकमिंग जो आ रही है सनलाइट वो पूरी नहीं ऑब्जर्व करते, दे ओनली ऑब्जर्व सम, वो थोड़ा ही हार्वेस्ट करते हैं, वो थोड़ी ही उसका कन्वर्ट करेंगे, क्यों, एनर्जी हार्वेस्ट करने को, और वो उसको कन्वर्ट कर देंगे बायोमास में भी। रिजल्ट्स इनटू एन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी, और कितना वो परसेंट होता है, 3 to 6%। और उस 3 to 6% में पूरा हमारा इकोसिस्टम चलता है। तो देखो कितना पावर है। तो हमें बहुत शुक्रिया मानना चाहिए हमारे प्लांट्स को, इतना सा कंज्यूम करके भी इतना हमको प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन। इट मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी पहुंचती है, एंड वो छोटी क्वांटिटी यूज़ होगी फोटोसिंथेसिस में। द प्लांट्स इट फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, कि ग्लूकोज। तो प्लांट सिंथेसाइज कैसे करते हैं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स से सिंथेसाइज करता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसाइज कैसे फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म पे फूड बनाएगा। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज बाय द फूड फॉर द हॉर्बीवोरस
तो ये कौन यूज़ करेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कौन यूज़ करेगा, ये हर्बीवोरस यूज़ करते हैं इन द लिविंग वर्ल्ड। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नेवर 100%, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 100% कभी नहीं होती। द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। दे आर द प्रोड्यूसर्स, दे आर use some amounts of energy for their own life processes. Therefore, only a small portion of the energy trapped by the producers is available to primary consumers. Animals move from place to place, so they require more energy. Therefore, they transfer less amount of energy to the next. हमें पता है कि क्या होता है कि जो कन्वर्ट करेंगे अपने प्रोड्यूसर्स केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कौन खाएगा, मतलब केमिकल एनर्जी एज अ फूड की फॉर्म पे कौन खाता है, जो सारे एनिमल्स रहते हैं वो खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, और वो अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। पर जो एनर्जी जो पहले बनाते हैं प्लांट्स वो 100% रहती है। अभी जो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा उसको 100% एनर्जी मिलती है उन प्लांट से, बिकॉज वो प्योर खा रहा है। बट जो सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा ना उसको थोड़ी सी लेस एनर्जी मिलेगी, बिकॉज आधी तो उसने खा ली है, थोड़ी बची हुई होती है उसके अंदर, वो थोड़ी कंज्यूम हो जाती है। इसके समझा, ऐसा होता है। तो ये हो गया अपराइट पिरामिड नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूस हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्सरी कंज्यूमर्स। ये ऐसा एक अपराइट है, क्यों? बिकॉज ये छोटा हो रहा है, मतलब इसकी संख्या ज़्यादा, इसकी थोड़ी सी कम, इसकी थोड़ी सी बहुत कम, पर ये ही एक अच्छा है। इन्वर्टेड में क्या है कि ट्रीज कम है, बर्ड ज़्यादा है, फ्लीज भी ज़्यादा है, ऐसे। ये पिरामिड नंबर्स है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? नाउ टॉपिक लेवल, एट एवरी टॉपिक लेवल में समझाया जो पोजीशन होती है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस टू सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या होती है कि एनर्जी लॉस होती जाती है ईच टॉपिक लेवल। जब फूड चेन आगे बढ़ता है, एक दूसरे को खाते हैं, तो एनर्जी लॉस होती है बहुत, मिनिमम कितना 10% तो लॉस होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू द नेक्स्ट हायर लेवल इज़ ओनली 10%, मतलब नेक्स्ट हायर लेवल को बस 10% मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। Even decomposition of organic matter carried out by the microbes is responsible for release of the heat energy। जब decomposition होता है तभी भी क्या होता है कि वो रिलीज़ होता है हीट एनर्जी का। Thus most of the solar energy is trapped by the green plants or goes to the atmosphere in the form of heat, but this heat energy never returns into the sun। Energy transfer therefore never in the reverse direction। हमें पता है कि जो एनर्जी अभी डिकम्पोजिशन के बाद आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो सन को नहीं जाती। हमें पता है क्या कि ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, तो ये सन को रिटर्न नहीं जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। जो प्रोड्यूसर होता है मेक द बेस ऑफ द पिरामिड, हमने देखा अभी। एंड द सब्सिक्वेंट टायर्स ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट हर्बीवोर्स, कार्निवोरस एंड टॉप कार्निवोरस। द पिरामिड्स आर द 3 टाइप्स। हमें पता है कि नीचे क्या होता है, नीचे होता है ऐसे ऐसे ये रहता है ऐसे, इधर होता है हमारा प्रोड्यूसर्स, बाद में कंज्यूमर्स, हमारे जो हर्बीवर्स होते हैं, बाद में कार्निवर्स, और एकदम टॉप में सेकेंडरी टॉप कार्निवर्स इधर साइड। एंड द पिरामिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो ये पिरामिड हम जल्दी से पढ़ेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर्स, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच टॉपिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल्स, in a grassland the number of grasses is more than the number of herbivores that feeds on them, and the number of herbivores is more than the herbivores of the number of the carnivores. In some instances the pyramids of the number may be inverted, that is herbivores are more than the primary producers, as you may observe that many caterpillars and insects feeds on the single tree। हमें पता है कि ये ज़्यादा है प्रोड्यूसर्स नंबर इसका कम है, थोड़ा सा इसका कम, इसका। अब जब ये उल्टा करेंगे इसको, तो ये कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, मतलब ऐसा रिलेशन ये है एकदम अपराइट, और ये है इन्वर्टेड। तो आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, हमें पता है बायोमास क्या होता है। दिस रिप्रेजेंट द बायोमास एट ईच टॉपिक लेवल। स्टैंडिंग बायोमास इज द अमाउंट ऑफ द लिविंग मैटर एट एनी गिवन टाइम। इट इज एक्सप्रेस एज GM unit area or kilocalorie unit area. In most of the terrestrial ecosystems, the pyramid of biomass is upright. However, in case of aquatic ecosystems, the pyramid of biomass may be inverted. Example, in a pond, phytoplanktons are the main producers. They have very short life cycles
and rapid turnover rate, that is they are rapidly replaced by new plants, therefore their total biomass at any given time is less than the biomass of herbivores supported by them। तो हमें पता है पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है। कभी कभी बायोमास मतलब क्या कि लिविंग मैटर जो होता है, अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट होता है, उसको ही बायोमास बोलते हैं। जैसे कि उसका कितना वेट होगा, खाने के बाद उसका कितना वेट होता है, उसको बायोमास बोलते हैं। तो जो वेट होता है वो बहुत बढ़ेगा, तो वो क्या होता है, वो इन्वर्टेड, ज़्यादातर सब अपराइट होते हैं, ऐसे अपराइट होते हैं मतलब पहले ऐसे होते, मतलब क्या, पहले बढ़ेंगे, सॉरी कम होंगे, पर बहुत कम लेवल में वो, सॉरी हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे, सॉरी इधर मैं वो डायग्राम इधर निकाल दिया, पर समझा ना क्या बोलना चाहती थी मैं, कि वो अपराइट होते हैं, ऐसे होते हैं ट्राइंगल्स में, मतलब वो कम होते थे। पर ज़्यादातर केस में पॉइंट में क्या होता है, वो इन्वर्टेड रहते हैं, मतलब कम से लेकर बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। पिरामिड ऑफ एनर्जी, दिस पिरामिड रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच टॉपिक लेवल। तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे कि कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हमको पता है कि प्रोड्यूसर्स के पास मैक्सिमम एनर्जी रहती है और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को बहुत कम एनर्जी रहती है। तो प्रोड्यूसर जो हर्बीवर्स खाता है उसको 100% एनर्जी मिलती है, बट जो लास्ट में जो खाता है ना उसको कम एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी किस में एक्सप्रेस होती है, किलो कैलोरीज, यूनिट एरिया, यूनिट टाइम। एनर्जी पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड नहीं होती। इन्वर्टेड मतलब क्या, ऐसे, मतलब हमें पता है कि इन्वर्टेड क्यों नहीं होती, बढ़ती नहीं एनर्जी कभी, एनर्जी ऑलवेज ऐसी रहती है। मतलब ये एक प्रोड्यूसर है, बाद में ये है हमारा हर्बीवर्स और कार्निवोरस, मतलब ये जब इसको खाएगा इसको 100% एनर्जी मिलेगी, पर जो इसको खाएगा ये, तो इसको 100% एनर्जी नहीं मिलेगी, इसको थोड़ी सी कम मिलेगी, इसको भी कम मिलेगी। तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इसके हम बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एनर्जी पिरामिड इज़ नेवर इन्वर्टेड। All the living organisms of an ecosystem are interdependent through food chains and food web. Removal of any single species of the communities causes ecological change. तो हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर इसमें से कोई भी छेड़खानी की तो वो इकोलॉजिकल चेंज हो सकता है। यू अंडरस्टैंड। अभी इन द फूड चेन क्या होता है, प्रोड्यूसर्स कैन बी ईटन बाय व्हाट, सेवरल प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेवरल प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होता है वो सेवरल प्राइमरी कंज्यूमर से ईट कर सकते हैं, मतलब खाया जाता है। रिबल हैव ईटन बाय ओनली अ फ्यूअर स्पीशीज ऑफ कार्निवोरस। मतलब ये जो हर्बिवर होता है, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बस फ्यूअर स्पीशीज कार्निवोरस खाते हैं इन द every ecosystem by the quantum of the producers is the largest, followed by the primary consumer and the only a few second order consumers, and this because at every step the tropic change energy is lost in day to day activity। हमें पता है कि एनर्जी फ्लो कैसे होती है, इन्वर्टेड नहीं हो सकती, वो अपराइट हो जाती है। तो मतलब जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, इसके लिए वो बहुत सारे कम खाते हैं। अब ये बायो जियो केमिकल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। द न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग and back to the non-living components of the ecosystems in a more or less circular manner is called biogeochemical cycle। तो जो न्यूट्रिएंट मूव होती है नॉन लिविंग से लिविंग और फिर से नॉन लिविंग कंपोनेंट से, तो उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। और आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब मर जाता है कोई ऑर्गेनिज्म, द डेथ रिमेन्स आर डिकम्पोज एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल बाय डिट्रोवर्स। जो डेथ ऑर्गेनिज्म हो जाता है तो उसका जो डिकम्पोज होता है वो न्यूट्रिएंट्स बन के उस सॉइल में चला जाता है, समझ में। और दिस आर ऑब्जर्व अगेन बाय द रूट्स, और रूट फिर से और ऑब्जर्व करेगी उस न्यूट्रिएंट्स को, और ग्रीन प्लांट्स, और क्या करेगी वो, किसको पास करेगी, हर्बीवर्स को पास करेगी, एंड फिर से उसको कार्निवोरस को पास करेगी। तो ऐसे ये है बायोजियोकेमिकल साइकिल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, मतलब रिन्यू करना न्यूट्रिएंट्स को, रिसाइकिल करना, ऐसे इसको देना, इसको देना, इसको, मतलब उसको ख़त्म नहीं करना। दिस रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड बायोजियोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल। ये
देयर आर मोर देन 40 एलिमेंट्स रिक्वायर फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय प्लांट्स एनिमल्स। तो कितने एलिमेंट्स है हम वो रिक्वायर होते हैं? 40 एलिमेंट्स। एंटायर अर्थ और बायोस्फीयर इज अ क्लोज सिस्टम दैट इज न्यूट्रिएंट्स आर नाइदर इम्पोर्टेड नॉर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द बायोस्फीयर। तो ये बहुत क्लोज सिस्टम है, इसको कोई एक्सपोर्ट नहीं, बाहर में से कोई आता नहीं हमको, ये पूरा एक क्लोज सिस्टम है बायोस्फीयर। ये अपराइट पिरामिड है बायोमास का। देखो ये केजी 100 kg बाद में 1000 kg बाद में 100 बाद में 10 1, मतलब जो अमाउंट है वो घट रहा है, बायोमास घट रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बायोमास? मतलब जो उसकी इसको ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ में है, इसको 100 क्वांटिटीज़ खाएगी, इसको ये इतना खाएगी, और जिनका बहुत कम आबादी है, मतलब 1 किलो का ये इसको इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ये पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया, यही सेम। ये द कॉमन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसको आप देखो तो ये बहुत सारी साइकिल्स है जो कि आपको फ़ोटो मिलेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो थैंक यू, और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब